हेलो एवरीवन। आज आज मैं लेबर लॉ से रिलेटेड एक एक्ट और एक्सप्लेन करूंगी। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, ये क्यों पारित किया गया और इसको ये भारत में ये कब लागू किया गया। ये ट्रेड यूनियन 1926 जो है हमारे इंडिपेंडेंस बिफोर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किया था कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड व्यवसाय, कोई भी अपना बिजनेस कर रहा है या कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो उससे संबंधित कोई भी चीज से रिलेटेड अगर वो ट्रेड कर रहा है तो ट्रेड में क्या है, उसका एक गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है, तो उसे ट्रेड कहा गया है। एंड आपका यूनियन इसमें जो संघ की बात की गई है, यूनियन क्या एम्प्लॉय का यूनियन है या एम्प्लॉयर का यूनियन है, ये इसमें एक्सप्लेन करना है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का भी दोनों का ही यूनियन इस अधिनियम के द्वारा बनाया जा सकता है। 1926 एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी एम्प्लॉइज अगर वो कहीं उसको अपॉइंट किया जा रहा है, अगर उसकी जो सर्विस कंडीशन नहीं पूरी हो रही है तो वो अपनी मांगों को कहाँ जा करके, तो इसके लिए उन्होंने ये ट्रेड यूनियन एक्ट जब लागू किया गया तो उस एक्ट में एक्सप्लेन कर दिया गया कि जो एम्प्लॉइज हैं अपने अधिकारों को इस अधिनियम के द्वारा एक यूनियन बना करके मांग को पूरा कर सकते हैं, इसीलिए ये अधिनियम पारित किया गया। लेकिन एम्प्लॉयर ने कहा कि हम लोग को भी राइट्स मिलना चाहिए, तो इस अधिनियम के द्वारा एम्प्लॉयर्स भी अपना यूनियन बना सकते हैं। ये आपका व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 है। अब इस अधिनियम में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए। जो फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया 1964 में अमेंडमेंट करके इस एक्ट का जो नेम आ गया इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1964, भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम। नेक्स्ट अमेंडमेंट 2001 में आया, जो इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, कुछ सेक्शंस दिए गए हैं, उसमें अमेंडमेंट किया गया। फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट आपका 2002 में अमेंडमेंट किया गया। अब इस एक्ट में हम आपको बताएंगे क्या क्या आपको स्टडी करना है। फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेड यूनियन, सेकेंड है नेचर एंड पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियन, कि व्यवसाय संघ का उद्देश्य क्या था, किस लिए इस अधिनियम को पारित किया गया, ये एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है नेचर एंड पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियन। इस एक्ट में कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शंस हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस एक्ट जो है ये आपका है व्यवसाय संघ अधिनियम में टोटल सेक्शन 1 to 33 है और इसमें टोटल चैप्टर आपके 5 है। चैप्टर फर्स्ट में जो एक्सप्लेन किया गया है मतलब प्रीलिमिनरी प्रारंभिक, चैप्टर फर्स्ट में है सेक्शन 1 and 2 को एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर सेकेंड में है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, कि कोई भी आपका जो है यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराना है तो इसका क्या प्रोसीजर है, प्रोसेस क्या है, सेक्शन 3 to 14 में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, कि जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो गए हैं उनको अधिकार दिया गया, उनका दायित्व क्या है, सेक्शन 15 to 28 में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका है रेगुलेशन, कि जो नियमावली इसमें इस एक्ट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है, तो वो सेक्शन 29 में एक्सप्लेन किया गया क्या क्या अमेंडमेंट कर सकती है। जैसे अमेंडमेंट आपका 1964 में हुआ, 2001 2002 में, तो वो बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस एम्प्लॉय से रिलेटेड एंड एम्प्लॉयर से रिलेटेड वो बना सकती है। एंड लास्ट चैप्टर आपका जो है चैप्टर 5 है पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर, सेक्शन 31 to 35। पेनाल्टीज, कि इस एक्ट का जो भी वायलेशन करेगा, उल्लंघन करेगा, इस अधिनियम को जो लागू अपने यहाँ लागू नहीं करेगा, उसका उल्लंघन करेगा, उसका पालन नहीं करेगा, यूनियन बना दिया है, रजिस्टर्ड कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन यूनियन का, बहुत सारे इसमें आपके नॉर्म्स दिए गए, उस नॉर्म्स को जो फॉलो नहीं करेगा एम्प्लॉयर या एम्प्लॉइज
दोनों को पनिश किया जा सकता है सेक्शन 31, 35 के द्वारा। इसमें ये उनको पनिश किया जा सकता है। पनिशमेंट के भी इसमें प्रोविजंस हैं, आपका जो पेनाल्टीज उनके ऊपर लगाया जाएगा। तो ये आपका जो ट्रेड यूनियन 1926 है, इसका जो मेन पर्पस था, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1926 इसको क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कुछ जो एम्प्लॉइज थे उनको अधिकार नहीं मिल रहा था, तो उनके अधिकार को देने के लिए उन्होंने ये अधिनियम बनाया कि सारे एम्प्लॉइज एक ग्रुप बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उस ग्रुप के द्वारा जो है अपनी मांग को जो है नियोजक के सामने रखेंगे, तो वो नियोजक उनकी मांग को पूरा करेगा। इसी को ही एक कॉम्बिनेशन भी कहा गया, समुच्चय मतलब एक संगठन उसको माना गया। कि भारत में सर्वप्रथम 1926 में ट्रेड यूनियन पास करके श्रमिक संगठनों को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। यूनियन का विकास प्रथम चरण में प्रारंभ से 1811 से शुरू हुआ, जो 19 आपके जो है 11 तक खत्म होकर के फिर 1926 में इसको पारित कर दिया गया। 1947 में जब भारत आजाद हो गया तो उसको कहा कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बना है, तो 1964 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। इसमें अमेंडमेंट जो हुआ था कि जो भी आपके जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज हैं, उन एम्प्लॉइज के वीक मतलब कि उनको किसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस दिया जाए, और उनका टाइम क्या होना चाहिए, रेस्ट टाइम क्या होना चाहिए, उनकी वर्किंग आवर्स क्या होना चाहिए, उनका पेमेंट का एक टाइम डेट फिक्स होना चाहिए। तो इस सब से रिलेटेड जो है यूनियन अगर कोई बनाए, कोई भी एम्प्लॉय अगर यूनियन में रजिस्टर्ड है तो वो अपनी मांगों को पूरा कर सकता है। देखिए इसमें आपका जो है नेचर एंड पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियन, नेचर एंड पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियन जो बताया गया कि ट्रेड यूनियन जो बनाया है, व्यवसाय संघ किससे रिलेटेड बना हुआ है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉइज में। एम्प्लॉयर जो नियोजक जो किसी को अपॉइंट करता है, वो एम्प्लॉयर जो आपके सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया। एम्प्लॉइज वो हो सकता है जो सर्विस कंडीशन सेवा की शर्तों के अनुसार जो काम करते हैं, वो एम्प्लॉय होते हैं, वो कर्मचारी भी हो सकते हैं और एक श्रमिक भी हो सकते हैं। अब आपका जो है इसमें रजिस्टर्ड ट्रेड, सेकेंड आपका इनका जो पर्पस था, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होना चाहिए कि अगर कोई ट्रेड शुरू कर रहा है तो वो क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होगा, तभी वो एक यूनियन बना सकता है, एक संघ बना सकता है। थर्ड आपका जो है आपका रजिस्टर्ड किसके द्वारा होना चाहिए, गवर्नमेंट जो रजिस्टर्ड ऑफिसर है उनके द्वारा वो रजिस्टर्ड अप्रूव होना चाहिए, तभी वो यूनियन जो है आपका ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड कहलाएगा। अब नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन, व्यवसाय संघ का उद्देश्य क्या है। इस व्यवसाय संघ का जो मेन आपके 2 ऑब्जेक्ट बताए गए हैं कि कोई भी ट्रेड यूनियन जो है, अगर कोई भी यूनियन बना रहा है, चाहे एम्प्लॉय बना रहा है अगर वो अपना यूनियन, या एम्प्लॉयर बना रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपका जो है इसमें जो चैप्टर आपका सेकेंड है, चैप्टर सेकेंड के रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसीजर बताई गई है सेक्शन 3 to 14 के द्वारा, फुल नॉर्म्स के द्वारा वो रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी कहा गया है। एम्प्लॉय भी कर सकते हैं और एम्प्लॉयर भी कर सकते हैं। सेकेंड है राइट्स एंड लायबिलिटीज, कोई भी यूनियन अगर रजिस्टर्ड हो जा रहा है इस अधिनियम के द्वारा, भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम 1964, उसके द्वारा उसको जो है आपके जो चैप्टर 3 में है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, कि उनको अधिकार और उनका दायित्व बताया गया है सेक्शन 15 and 28 के द्वारा। तो ये मैंने आपको आज ये फ्रेम में एक्सप्लेन किया है कि आपका ट्रेड यूनियन में कितने चैप्टर्स, कितने सेक्शंस है, ऑब्जेक्ट क्या है, नेचर क्या है। अब मैं आपको चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करूंगी। चैप्टर फर्स्ट में फिर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में क्या एक्सप्लेन किया गया। चैप्टर फर्स्ट में एक्सप्लेन है सेक्शन 1 and 2।
सेक्शन 1 में एक्सप्लेन किया गया है शॉर्ट टाइटल एक्शन एंड कमेंसमेंट की। ये इसका अधिनियम का प्रारंभ कब किया गया? इस अधिनियम को 1926 में पूरे भारत में लागू किया गया, जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया और केंद्र सरकार के द्वारा इसको नोटिफाइड करके शासकीय राजपत्र में उसको जो लिखित करके उसके पूरे भारत में लागू कर दिया गया सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। लेकिन सेक्शन 1 जो है 1964 को जब अमेंडमेंट हुआ वो आपके सेक्शन 1 में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट ये था कि आपका जो ट्रेड यूनियन एक्ट था, ट्रेड यूनियन की जगह इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 वहां पे इंक्लूड कर दिया गया। सेक्शन 2 आपकी डेफिनेशन परिभाषा है, परिभाषा A to H में एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट आपका जो है डेफिनेशन है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स आपकी कार्यपालिका, व्यवसाय संघ का कार्यालय जो प्रबंधक होगा उसे कार्यपालिका कहा गया है। सेकंड सेक्शन 2B ऑफिस बेरर। ऑफिस बेरर पदाधिकारी की कार्यपालिका का कोई भी सदस्य जो होगा वो जो ड्यूटी कर रहा है वो आपका ऑफिस पदाधिकारी कहलाएगा। सेक्शन 2C प्रेस्क्राइब विहित मीन्स इस अधिनियम में जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो प्रेस्क्राइब्ड है। 2D में आपके रजिस्टर्ड जो होंगे ऑफिसर, रजिस्टर्ड ऑफिसर्स जो आपके प्रधान कार्यालय के रूप में जो रजिस्टर्ड होते हैं वो रजिस्टर्ड ऑफिसर्स होते हैं। नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है रजिस्ट्रार, सेक्शन 2F ये आपका इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रार मीन्स आपके गवर्नमेंट के द्वारा वन रजिस्ट्रार का अपॉइंट किया जाता है एंड आपके उसके सब रजिस्ट्रार भी अपॉइंट अदर्स किए जाते हैं, इसलिए कि अगर इन केस रजिस्ट्रार प्रेजेंट नहीं होता है किसी कार्य दिवस में तो उसके बिहाफ पे जो सब रजिस्ट्रार है उसका अपॉइंटमेंट वो उस सारी पावर्स डेलीगेट करके उस कार्य को पूरा करेगा। नेक्स्ट है आपका ट्रेड डिस्प्यूट, व्यवसाय विवाद। व्यवसाय विवाद को एक्सप्लेन किया गया है कि नियोजक और कर्मकारों के बीच में, कर्मकारों के बीच में या नियोजकों के बीच में। देखिए इसमें डिस्प्यूट जो होता है नियोजक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के हो सकता है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय के हो सकता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। अब डिस्प्यूट का क्या कारण इसमें हो सकता है? डिस्प्यूट का कारण इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि अभी कर्मचारी को जो नियोजित किया जा रहा है तो अगर उनकी सेवा शर्तें नहीं पूरी हो रही है तो ट्रेड जो है डिस्प्यूट वो जो है विवाद जो है उसमें अपने यूनियन में जाकर के उसका उपचार ले सकते हैं। ट्रेड डिस्प्यूट की जो डेफिनेशन दी गई है इंडियन डिस्प्यूट एक्ट जो आपका एक्ट है उस एक्ट में उसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आपका है ट्रेड यूनियन, आपका जो है व्यवसाय संघ, सेक्शन 2 क्लॉज H। ट्रेड यूनियन व्यवसाय संघ जो होगा एक टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी कहा गया। टेम्परेरी मतलब स्थायी भी होगा और अस्थायी। स्थायी तब होगा जब कोई भी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो परमानेंट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है तो वो टेम्परेरी होता है। जैसे किसी रजिस्ट्रेशन करा गया लेकिन अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं पूरा हुआ अभी प्रोसेस में है तो वो टेम्परेरी वो आपका ट्रेड यूनियन होगा। ट्रेड यूनियन में कर्मकारों और नियोजकों के बीच में जो भी संबंध है, संबंध जैसे आपको एम्प्लॉयर में है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में है, एम्प्लॉय में भी रिलेशंस हो सकता है। लेकिन कहा गया है ट्रेड यूनियन किस किस के बीच में नहीं बन सकता। कहाँ यूनियन नहीं बन सकता है? जब आप पार्टनरशिप एक्ट में स्टडी करेंगे तो अगर जो पार्टनर्स हैं वहां पे ट्रेड यूनियन के द्वारा नहीं वहां पे बन सकता है कोई यूनियन, या मीन्स कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो गुडविल से रिलेटेड है, कोई ऐसी बिजनेस है तो उससे रिलेटेड वहां पे यूनियन नहीं बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट आएंगे चैप्टर सेकेंड में सेक्शन 3 to 14 तक एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर 3 में जो आपका सेकेंड में एक्सप्लेन किया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, व्यवसाय संघ का जो रजिस्ट्री कैसे किया जाए, क्या प्रोसीजर है वो आपका इस टोटल इसमें 14 तक एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट आपका जो देखिए सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार कि फर्स्ट सेक्शन 3 में कहा गया कि इसमें जो रजिस्ट्रार अपॉइंट होते हैं जहां पे उनको डिफाइन किया गया था, कहां पे? सेक्शन 2
क्लॉज एफ में उनको डिफाइन किया गया था। तो वहां वही डेफिनेशन यहाँ पे कि अपॉइंटमेंट कैसे करेगा, कौन करेगा, इसमें जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो जो है रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट करता है। पहले रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा, अगर उसको आवश्यकता होती है तो वो सब रजिस्ट्रार का भी अपॉइंटमेंट करेगा, उसकी सैलरी वैलरी सब जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। और नेक्स्ट आपका आ जाइए सेक्शन 4, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण का क्या ढंग होना चाहिए। तो ढंग में इसमें सबसे पहले एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अगर कहीं भी ट्रेड में 100 से अबव एम्प्लॉय है, 100 एम्प्लॉय है, तो ऐसे जगह पे ही यूनियन बनाया जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि मोड फर्स्ट यही होगा कि मेंबर्स की बात की गई है, और सेकेंड आपका कोई ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। थर्ड है कि उसका रजिस्ट्रेशन होगा कि मिनिमम जो होंगे 10 मेंबर्स या 10 से अबव मेंबर्स जो है उसमें जो है वो मेंबरशिप ले सकते हैं। जहां इतने मेंबर हैं वहां पे यूनियन बनाया जाएगा। एंड जो आपके हैं इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स जो होंगे वो मेंबर्स क्या होंगे, वो ऑफिस बेरर होंगे, पदाधिकारी होंगे, जो ट्रेड यूनियन होंगे, ट्रेड यूनियन के जैसे चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, फंड ऑफिसर है, बहुत सारे जो अपॉइंट होते हैं, उन सब का जो है सेक्शन आपका इसमें मोड बताया गया है, कैसे उनका ढंग है। रजिस्ट्रेशन का जो मोड है नेक्स्ट है कि फर्स्ट इसमें मेंबर्स की बात की गई, सेकंड आपका रजिस्ट्रार का टाइम पीरियड है, कितने दिन में वो उसका रजिस्ट्रेशन कर देगा। सेक्शन 5 आपका है एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका एक प्रोफार्मा एप्लीकेशन प्रोफार्मा होगा, उस प्रोफार्मा के द्वारा वो अप्लाई करेगा, उसमें नेम होगा, ट्रेड होगा, उसका एड्रेस होगा, मेंबर कितने हैं, सब टोटल उसमें एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 6 है ट्रेड यूनियन रूल्स, रूल्स बनाए गए हैं, व्यवसाय संघ के रूल्स है, उसी रूल्स नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सेक्शन 8 आपका रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन प्रोफार्मा के द्वारा तैयार हो जाएगा तो वो आपको जो रजिस्ट्रार होगा, जो हेड ऑफिस आपके डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का जो हेड ऑफिस होगा, उस रजिस्ट्रार के पास वहां पे जाकर के हम अप्लाई कर सकते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 9 आपका है, सेक्शन 9 रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, जब आपका किसी भी यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, रजिस्टर्ड की आपका यूनियन रजिस्टर्ड हो गया है। अब कोई भी एम्प्लॉय जो होगा अपने यूनियन के द्वारा ही मांग को पूरा कर सकता है। सेक्शन 9A 2001 में जो अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 9A में कि मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए किसी भी ट्रेड यूनियन में मेंबर के लिए, जो रजिस्टर्ड यूनियन बनाना है तो मिनिमम 7 जो मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड कर दिया गया है कि 7 मेंबर जो मिनिमम होंगे वो ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी के द्वारा उनको नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका जो है सेक्शन 10 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर किसी का जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जा रहा है तो वो उसके अगेंस्ट सेक्शन 11 में अपील कर सकता है। अपील मीन्स आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कर सकता है, आप इसमें लेबर कोर्ट में भी कर सकता है, लेबर कोर्ट के बाद स्टेट कमीशन इसमें है, आपके जो है ट्रिब्यूनल्स बनाया गया है, स्टेट ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल, फिर जाकर के आपके जो इसमें वो रेमडीज अपील करके वो रेमडीज ले सकता है। कॉज ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या कारण है रजिस्ट्रेशन का। फिर नेक्स्ट आपका जो है सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, आपका जो हेड ऑफिस होगा, जिस आपका जुरिडिक्शन है, जुरिडिक्शन का जो हेड ऑफिस में जो रजिस्ट्रार का ऑफिस होगा वो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस के द्वारा ही, देखिए उसी के द्वारा आपका जो है उसी के लिए रजिस्ट्रार अपॉइंटमेंट होते हैं, उसी के लिए आपके जो है रजिस्टर्ड जो है सर्टिफिकेट यहाँ के द्वारा इशू होता है, रजिस्टर्ड सर्टिफाइड होता है, कैंसिलेशन भी होता है, ये सारा जो है आपका जो है रजिस्टर्ड ऑफिस के द्वारा। नेक्स्ट आपका है सेक्शन 30 आपका जो है इनकॉर्पोरेट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, मतलब कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो है इनको इनकॉर्पोरेट माना गया है रजिस्टर्ड
ट्रेड यूनियन। और नेक्स्ट सेक्शन 14 है नॉट अप्लाइंग ऑफ रजिस्टर्ड एक्ट। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वो आपके जो है ट्रेड यूनियन को रजिस्टर वहाँ पे एक्ट को नहीं माना गया है। आपके इसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, जहाँ किसी भी स्टेट में जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है वहाँ पे ट्रेड यूनियन एक्ट को वहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाएगा। कंपनीज एक्ट अगर वहाँ पर है तो वहाँ पे ट्रेड यूनियन नहीं अप्लाई किया जाएगा। एंड सहकारी सोसाइटी एक्ट, वहां पे ऐसे जगह पे 303 एक्ट अगर वहां किसी भी स्टेट में तो वहां पे ट्रेड यूनियन एक्ट लागू नहीं किया जाएगा। ये आपका सेक्शन चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर 3 में राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 15 to 28। कोई भी आपका जो ट्रेड रजिस्टर्ड जब यूनियन बन जाता है उस यूनियन में एक आपका फंड डिपार्टमेंट होता है। उस फंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट जो होगा आपका होगा सेक्शन 15 जनरल फंड। जनरल फंड का यूज कब होता है? जब जो है आपके एम्प्लॉइज हैं, डिसेबलमेंट हो गए हैं, कोई उनकी आवश्यकता होती है, कोई इमरजेंसी आ गई है, फैमिली मेंबर से कोई आवश्यकता होती है, एजुकेशन कुछ भी होता है तो वो जनरल फंड का यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस बेरर के परमिशन के साथ। ऑफिस बेरर कोई उसका पर्सनल यूज ना जनरल फंड कर सकता है ना ही आपका जो है पॉलिटिकल। सेक्शन 16 आपका पॉलिटिकल फंड का जब यूज किया जाता है जब भी यूनियन में इलेक्शन होगा, री इलेक्शन होता है, फिर से इलेक्शन होता है, नेक्स्ट टाइम जो होगा उस इलेक्शन टाइम में पॉलिटिकल फंड का यूज किया जाएगा। उसके लिए पम्पलेट्स के लिए जो भी आवश्यकता होती है इलेक्शन से रिलेटेड सारे फंड का यूज पॉलिटिकल फंड से कर सकते हैं। ये दोनों फंड कौन देता है? ये दोनों फंड जो हमारे आपके एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज के ऊपर फिक्स कर दिया गया है उस के द्वारा कि 1 रुपीज, 4 रुपीज, 10 रुपीज पर जो आपका यूनियन का मेंबर होगा वो वहां पे अपने जो है ट्रेड में यूनियन में डोनेट करेगा। सेक्शन 17 एंड 18 नेक्स्ट राइट्स कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं और जो आपके ऑफिस बेयर मेंबर हैं उनको इम्यूनिटी कुछ ऐसे को अगर वो कोई भी ऐसे अपराध करते हैं या सिविल या क्रिमिनल तो उनको उन्मुक्ति प्रदान की गई है। सेक्शन 17 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड यूनियन, अगर वो ट्रेड यूनियन में कोई मेंबर जो है कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो उनको इम्यूनिटी दी गई, छूट प्रदान की गई है। अब नेक्स्ट सेक्शन 18 इम्यूनिटी फॉर सिविल सूट केसेस, अगर वो सिविल सूट में कहीं हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं तो उनको भी इम्यूनिटी दिया जाएगा लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग। सेक्शन 19 है कि इन्फोर्सबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट की, अगर वो जो उन्होंने विवाद करार कर लिया है उस करार। सेक्शन 19 करार में परिवर्तनीय की, अगर कोई रजिस्टर्ड व्यवसाय सदस्यों के बीच कोई भी करार हुआ है उस करार से संबंधित कोई भी उनको अगर क्रिमिनल से रिलेटेड अगर जो है सिविल सूट हो गया है तो उनको वो छूट प्रदान की जाती है। सेक्शन 17 एंड 18। सेक्शन 20 आपका जो है राइट्स कि व्यवसाय संघ की पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है कि जो व्यवसाय संघ की जो पुस्तक ट्रेड जो जिसका भी जो एम्प्लॉयर है आपकी पदाधिकारी वो जा करके वो रजिस्टर का भी वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सेक्शन 21 राइट्स टू माइनर्स मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन, क्या मेंबर्स को मेंबरशिप माइनर्स को मेंबरशिप दी जाती है? हाँ दी जा सकती है। सेक्शन 21 में कहा गया है एज 15 अबव है उनको सिर्फ मेंबरशिप ही दी जाती है, वो ऑफिस बेरर नहीं बन सकते हैं। वो सेक्शन 21 क्लॉज ए में जो है ये अमेंडमेंट हुआ था 2001 में कि जो माइनर्स हैं वो ऑफिस बेरर नहीं बन सकते, कोई पदाधिकारी के लिए इलेक्ट नहीं हो सकते, चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन। सेक्शन आपका जो है 23 है चेंज नेम, अगर कोई यूनियन का है कोई यूनियन बन गया है तो उसका अगर नंबर वो नेम चेंज करना चाहता है यूनियन का नेम, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपके लिमिटेड है वो प्राइवेट कराना चाहता है कुछ भी तो वो आपको सेक्शन 23 के द्वारा चेंज भी कर सकता है। एंड आपका जो है एमेबुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मीन्स आपका जो है व्यवसाय संघ का जो है समामेलन भी किया जा सकता है, वो सेक्शन 24, 25, 26 समामेलन मतलब कि दो यूनियन है, दो यूनियन एक यूनियन मिलकर के बना सकते हैं। सेक्शन 27 आपका है रेजोल्यूशन विघटन, क्या कोई व्यवसाय संघ का विघटन किया जा सकता है? तो व्यवसाय संघ का विघटन किया जा सकता है अगर ट्रेड यूनियन में मेंबर कम हो गए हैं, कहीं और चले गए हैं
जो मिनिमम मेंबर 7 से बिलो हो गए हैं तो उसका विघटन किया जा सकता है। विघटन होने के पश्चात जो है उसमें जो फंड है वो फंड को भी बांट दिया जाएगा। सेक्शन आपके 28 डिटरमिनेंट मतलब विवरण कि जो इस एक्ट के अनुसार रूल रेजोल्यूशन है वो सारे विवरण प्रस्तुत करेगा, तभी उसका समामेलन हो सकता है, तभी उसका रेजोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर 4 रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन। सेक्शन 29 एंड 30 ये गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकती हैं एम्प्लॉयर से रिलेटेड और एम्प्लॉय से रिलेटेड। नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर आपका 5th है, सेक्शन 31 to 33 की पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर कि कोई भी इस अधिनियम का उल्लंघन करेगा, इस अधिनियम के उल्लंघन करने पे उसको दंड की सजा दी जाएगी। जो शास्त्रियां और प्रक्रिया क्या दंड की सजा दी जाएगी, सेक्शन 31 में एक्सप्लेन किया गया। फेल्योर ऑफ सबमिशन, अगर कोई भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय जो भी यूनियन का मेंबर है अगर उसने फेल्योर हो गया है कोई भी पदाधिकारी के द्वारा, व्यवसाय संघ का पदाधिकारी है तो हर सदस्य के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना जो होगा आपके जो है 50 रुपीज पर मेंबर पर जो है वो पेनाल्टीज लगाया जाएगा। अगर वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन, सेक्शन 32 फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कोई गलत सूचना दे रहे हैं तो गलत सूचना देने पर उसके ऊपर जो है यूनियन के जो सारे होंगे पदाधिकारी उनके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सेक्शन 33 आपका है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस कि अपराधों का संज्ञान कौन ले सकता है, तो इसमें अपराधों का संज्ञान जो होगा फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो भी आपके अपील, जो सेक्शन 11 में मैंने अपील बताया, अपील के द्वारा जिस कोर्ट में भी जाते हैं सिविल कोर्ट के द्वारा ही इसमें अपराध का संज्ञान लिया जाता है। सिविल प्रोसीजर जो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड बना हुआ है उसी प्रोसीजर के द्वारा इसमें अपराधों का संज्ञान करा के ऐसे इस अधिनियम का जो दुरुपयोग करेगा उसके ऊपर सेक्शन 31, 32, 33 के द्वारा उसके ऊपर पेनाल्टीज लगाई जाएगी। अब ट्रेड यूनियन मैंने आपको एक्सप्लेन किया जो चैप्टर 1 2 आपके 5th है, टोटल सेक्शन 1 2 आपके जो है 33 है, ये टोटल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक पीडीएफ नोट्स भी उसमें इंक्लूड करूंगी, अगर आपको उस नोट्स के द्वारा भी अच्छे से आप लोग उसको समझ सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसको देखने के बाद। थैंक यू वेरी मच।